हाय गाइज, वेलकम टू बीपीएस अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1। आपको मैं बता दूं कि एनसीईआरटी हिस्ट्री के जितने भी चैप्टर्स हैं इस चैनल पर आपको अपलोड किया जाएगा। और वैसे स्टूडेंट जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं लाइक यूपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, एसएससी या रेलवे, उनके लिए यह वीडियो काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। इसके साथ ही कई सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो अपने टेक्स्ट बुक के हिसाब से अर्थात स्कूल सिलेबस के हिसाब से देखना चाहते हो, तो उनके लिए भी यह वीडियो यूज़फुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का चैप्टर नंबर 1 ऑफ हिस्ट्री। जो हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है उसको डिस्कस करते हैं। और आपको मैं बता दूं कि ये बाइलिंगुअल क्लासेस होगा। जो रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो इंग्लिश में होगा, बट हम आपको हिंदी में समझाने का प्रयत्न करेंगे ताकि दोनों को फ़ायदा मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, चैप्टर नंबर 1 है क्लास 6 का एनसीईआरटी हिस्ट्री का, वो है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, अर्थात क्या, कब, कहाँ और कैसे। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है और एक एक चैप्टर में जितने भी कंपटीटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन होंगे उन सारे को डिस्कस करेंगे हम। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो दैट आपको वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये है रसीदा। ये गर्ल आप देख सकते हैं यहाँ पर, इनका नाम है रसीदा, ठीक है। अब ये सवाल करते हैं। सवाल क्या कि ये अखबार पढ़ रही थी। स्टोरी ऐसा है कि ये अखबार पढ़ रही थी और अचानक ही उनकी निगाहें एक सुर्खियों पर पड़ती है, अर्थात हेडलाइंस पर पड़ती है। सो स्मॉल हेडलाइंस पर जब उनकी निगाहें पड़ती है तो वो सोचने लगती है कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। अर्थात सी वॉन्डर्ड, कुड एनीवन नो व्हाट हैपेंड सो मेनी ईयर्स अगो, अर्थात यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले कैसे हुआ। तो हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री इज़ बेसिकली जो इंसिडेंट आपके पास्ट में हुए उसी को हम जानते हैं। हिस्ट्री में तो यही पढ़ते हैं आप, द थिंग विच हैज़ ऑलरेडी पास्ट, ठीक है, जो आपको बीत चुका है उसके बारे में हम एक्सप्लोर करते हैं। तो सेम चीज़ रसीदा के साथ होता है कि रसीदा एक न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है और उनको एक स्मॉल हेडलाइंस से निगाहें पड़ती है और उसके बाद वो उनको लगता है ऐसे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई 100 साल पहले की चीज़ों को जान सकता है, कैसे। तो सवाल उनके दिमाग में घूमने लगता है। तो आइए हम पता लगाते हैं, फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड, कि कैसे हुआ ये सब और क्या हुआ। सो ये स्टडी, अब सवाल उठता है कि जब आप बीते हुए चीज़ों को पता लगाने की कोशिश करते हैं तो उसके सोर्सेज क्या होते हैं। तो सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में आता है, सोर्सेज क्या हो सकते हैं जिससे हम किसी भी चीज़ों को पता लगा सकते हैं। अगर हमको कल के बारे में जानना होगा तो आप कैसे जानेंगे कल क्या हुआ। सो फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड में कल क्या हुआ, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, रेडियो सुन सकते हैं, या और क्या कर सकते हैं, टेलीविज़न देख सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। सो द बेसिक रेफरेंस कि कल क्या हुआ ये तो आपको पता चल गया कि रेडियो सुनकर, टेलीविज़न देखकर और न्यूज़ अखबार पढ़कर। ओके, लास्ट ईयर क्या हुआ इसके बारे में आपको कैसे पता चलेगा। इसके बारे में या तो आप किसी से पूछेंगे जिनको कुछ मालूम होगा, है ना। पिछले साल क्या हुआ था ये कैसे आप पता करेंगे। सो आप ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हैं जिनसे उस समय की कुछ स्मृतियां हों, यानी उनको कुछ याद हो। तो लास्ट ईयर आ समबडी हु रिमेंबर्स, तो उसके बारे में आप पूछेंगे। बट व्हाट लॉन्ग लॉन्ग अगो, लेकिन उसके बारे में क्या जो बहुत ही पहले हो चुका हो, उसके बारे में हम कैसे जानेंगे। सो लेट्स सी हाउ इट कैन बी डन। तो चलिए हम देखने का प्रयत्न करते हैं कि कैसे हम उसके बारे में जानेंगे। अर्थात हमने तो ये देखा कि कल के बारे में जानना हो, सो सोर्सेज। क्वेश्चन यहाँ से आपसे कोई सिंपली पूछ सकता है कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ नोइंग द थिंग्स विच हैपेंड इन पास्ट, वो क्या क्या सोर्सेज हैं जो पास्ट में हुआ उसके बारे में जानने के लिए। तो कल के बारे में हम रेडियो, समाचार, टेलीविज़न से जान सकते हैं। लास्ट ईयर के बारे में जिनको कुछ पहले से कुछ स्मृतियाँ याद हो वैसे व्यक्ति से हम पूछेंगे। लेकिन उसके बारे में हम कैसे जानेंगे जो बहुत बहुत पहले हुआ है, यानी बहुत वर्षों पहले हुआ है। सो अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट, वो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम जान सकते हैं। जैसे क्या लोग खाते थे, है ना, व्हाट पीपुल एट, अर्थात लोग क्या खाते थे। द काइंड ऑफ क्लोथ्स दे वोर, अर्थात जिस प्रकार के वो लोग कपड़ा पहनते थे। द हाउसेज इन विच दे लिव्ड, अर्थात वो घर किस तरह के घरों में रहा करते थे।
the houses we lived, and we can find out about the lives of hunter, herders, farmers, rulers, merchant, priest, crafts persons, artist, म्यूजिशियंस, साइंटिस्ट। सो इसके अलावे हम आखेटिकों अर्थात शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। We can also find out about the games children played and the stories they heard and the plays they saw and the song they sang. So, यहाँ सवाल उठा था आपके कि हम पास्ट के बारे में क्या क्या जान सकते हैं। सो उसका आंसर है कि पास्ट के बारे में हम यही जान सकते हैं कि वो लोग कैसे खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहा करते थे, शिकारियों के बारे में जान सकते हैं। इसके अलावा हम पशुपालकों के बारे में जान सकते हैं अर्थात हर्डर्स के बारे में जान सकते हैं, कृषि का जो फार्मर्स है कृषक के बारे में जान सकते हैं, रूलर्स अर्थात शासक के बारे में जान सकते हैं, मर्चेंट अर्थात व्यापारी के बारे में जान सकते हैं, प्रिस्ट अर्थात पुरोहितों के बारे में जान सकते हैं, और क्राफ्ट पर्सन अर्थात शिल्पकारों, और म्यूजिशियन अर्थात संगीतकारों या फिर साइंटिस्ट के बारे में भी हम जान सकते हैं अर्थात वैज्ञानिक के जीवन के बारे में भी जान सकते हैं। इसके अलावा कहता है कि चिल्ड्रन किस तरह से खेला करते थे, कौन सा खेल खेलते थे, किस तरह से कहानियाँ सुनते थे, कौन कौन से नाटक देखते थे या कौन कौन से गीत गाते थे, इसके बारे में भी हम जान सकते थे। आइए उसके बाद अब आता है हेडिंग है आपका वेयर डिड पीपल लिव, लोग कहाँ रहते थे। सो कहता है कि फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन द मैप। एक मैप यहाँ दिया हुआ है, उसको हम दिखाएंगे आपको। उसके में पूछ रहा है कि नर्मदा रिवर को आपको फाइंड आउट करना है। पीपुल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक ऑफ रिवर फॉर द सेवरल 100,000 ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ लोग रहा करते थे 1000 ईयर्स पहले। सो कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के किनारे अर्थात इस नदी के तट पर रह रहे हैं, और यहाँ रहने वाले जो लोग हैं आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अर्थात सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड हेयर वेयर स्किल्ड गैदरर, अर्थात कुशल संग्राहक थे, एंड दैट इज पीपल हु गैदर्ड देयर फूड। दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स इन द सराउंडिंग फॉरेस्ट एंड कलेक्टेड रूट्स, फ्रूट्स एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस फॉर देयर फूड। दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स, वो जानवरों का शिकार भी करते थे। तो अब ये तो हो गया, दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स। तो इतनी चीज़ें आपको इसके बारे में जानकारी मिली कि सबसे पहले हमें अब क्या करना है कि नर्मदा नदी को देखना है मैप पर। उसके बाद हमें ये पता चला कि यहाँ लोग जो हैं नर्मदा नदी पर आप जब देखेंगे तो कई लाख वर्ष पहले से इस नदी के तट पर रह रहे थे। यहाँ रहने वाले के आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे, और वो आसपास के जो जंगल थे, जो विशाल संपदाएं जिससे वे परिचित थे, वहीं से अपना भोजन के लिए जड़ों, फलों और जंगल से अन्य उत्पादों को संग्रह किया करते थे, और जानवरों को जो जानवर होता था उसका शिकार किया करते थे, अर्थात दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स। तो चलिए अब हम मैप की ओर रुख करते हैं और उसके बारे में फाइंड आउट करते हैं कि कहाँ था नर्मदा और कहाँ लोग रहा करते थे। आइए, तो ये देखिए, ये मैप है भारत, हमारा प्यारा भारत का मैप, और इसमें आप लोकेट कीजिए। आपको क्या लोकेट करने के लिए बोला गया है? नर्मदा रिवर को लोकेट करने के लिए गया। तो आइए लोकेट करते हैं नर्मदा रिवर को। जब मैप आपके सामने होता है तो किसी भी चीज़ों को समझना बहुत ही आसान हो जाता है। सो हेयर यू कैन फाइंड आउट द रिवर नर्मदा। आप इस लोकेशन में फाइंड आउट कीजिए कि कहाँ है नर्मदा। ये देखिए, ये है इसका ओरिजिन पॉइंट नर्मदा। सो नर्मदा क्या करता है कि इस तरह से यहाँ से फ्लो होकर इधर गिरता है। तो आपको मैं बता दूं कि नर्मदा नदी के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं। ऑल्दो ये हिस्ट्री का क्लास है, फिर भी थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए नर्मदा नदी के बारे में। तो नर्मदा नदी के जो उद्गम स्थान होता है वो कहाँ है? अमरकंटक नामक स्थान से है। विंध्याचल पर्वत में आप देखेंगे, विंध्या जो रेंज है उसी में आप देखेंगे कि अमरकंटक नामक एक प्लेस है जहाँ से इसकी ऑरिजिन होती है, अर्थात उद्गम स्थान है नर्मदा नदी का। और उद्गम होके ये फिर वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। ध्यान दीजिएगा, ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर नहीं है। नर्मदा क्या है? वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। यहाँ पर दो मेजर रिवर है, एक है नर्मदा और उसके नीचे आप देखिएगा रिवर ताप्ती भी है। और इसके दोनों रिवर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार सवाल इन दोनों रिवर से पूछे जा चुके हैं, तो इन दोनों पर फोकस कीजिएगा थोड़ा सा। सो नर्मदा नदी का उद्गम आपने देखा कि विंध्याचल पर्वत श्रेणियों से अमरकंटक नामक स्थान से होता है, और ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। और उसके बाद ये कहाँ पर अब ड्रेन होता है?
ये ड्रेन होता है खंबात की खाड़ी में जाकर के गिर जाता है, और खंबात की खाड़ी फाइनली कहाँ पर है? अरेबियन सी में। सो प्रश्न अगर पूछता है कि क्या नर्मदा नदी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, तो नहीं, नर्मदा रवि जो रिवर है वो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, अर्थात नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है और वो कहाँ पर गिरती है? खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। और इसका ओरिजिन कहाँ है, अर्थात उद्गम कहाँ है? तो अमरकंटक नामक स्थान से है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं जो अक्सर एग्जाम में आपको देखने को मिलता है कि क्या नर्मदा नदी डेल्टा का निर्माण करती है? तो आपका आंसर होगा नहीं, नर्मदा नदी डेल्टा का निर्माण तो नहीं करती है, लेकिन डेल्टा के बजाय यह एस्चुअरी बनाती है। क्या बनाती है? एस्चुअरी बनाती है। तो इसको भी पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। नर्मदा और ताप्ती दोनों जो है एस्चुअरी का निर्माण करती है और दोनों वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, और यही मेजर रिवर है जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। रेस्ट ऑल अगर आप देखिएगा, सो गंगा को देखिए ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, महानदी रिवर को देखिए ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, गोदावरी को देखिए ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, कृष्णा को देखिएगा ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। तो ये सारे के सारे जो मेजर रिवर आपको दिखेगा ये सारे ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। वेयर एज नर्मदा और ताप्ती जहाँ पर सेटलमेंट हुआ था, जहाँ पर लोग कई लाख वर्ष पहले लोग इस नदी के किनारे रहे थे, और जो लोग इस नदी के किनारे रहे थे वो कुशल संग्राहक थे और यहाँ के संपदा से परिचित थे, और भोजन के लिए वो जानवरों का शिकार किया करते थे। तो ज्योग्राफी और हिस्ट्री दोनों को मिक्स करके और इसको कोरिलेट करके पढ़िए, बहुत मज़ा आने वाला है। तो आपने देखा कि नर्मदा नदी का जो उद्गम है अमरकंटक पहाड़ियों से होता है, फिर पश्चिम की ओर बहते हुई वो खंबात की खाड़ी में गिरता है। ठीक है। सो अब यहाँ पर उसके बाद आपने देखना है कि यहाँ पर खंबात की खाड़ी है और खंबात की खाड़ियों में यह गिर जाता है। सो आपने लोकेट कर लिया नर्मदा नदी को, और आपने यह भी देखा यह पश्चिम की ओर बहती हुई खंबात की खाड़िया में गिरती है और यह एस्चुअरी का निर्माण करती है। नर्मदा नदी के बारे में थोड़ा सा एक चीज़ और अगर हम बता दूं तो एक क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा कि धुआंधार जलप्रपात और कपिलधारा जलप्रपात, ठीक है, तो धुआंधार जलप्रपात और कपिलधारा जलप्रपात का भी निर्माण करता है ये नर्मदा नदी, तो ये भी आप जान लीजिए यहीं पर। ठीक है। सो एक चीज़ और आपने क्या जाना कि नर्मदा और ताप्ती दोनों डेल्टा का निर्माण न करके एस्चुअरी का निर्माण करता है। तो आइए अब हम विशेष ज्योग्राफी में नहीं घुसेंगे, आपको जो हिस्ट्री का प्रश्न है उसी की ओर हम स्टिक करते हैं। अब इसके अलावा अब आपको क्या लोकेट करने के लिए कह रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, यूपीएससी में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, आईएएस का जो एग्जाम होता है सो यूपीएससी में यहाँ से प्रश्न उठाया जा चुका है। माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं बता दूँ, कई बार बच्चे जो हैं ऐसे सोचते हैं कि क्लास 6 की हिस्ट्री को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बेसिक से पूछा जाता है, एंड इन एडवांस बुक सच टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आर नॉट गिवन। एडवांस बुक में क्या होता है कि छोटी छोटी बेसिक क्वेश्चंस को नहीं उठाया जाता है और यूपीएससी यहीं से क्वेश्चन उठाकर आपको एग्जाम में दे देगा। सो सुपरफिशियल क्वेश्चंस आपको वहाँ नहीं बन पाएंगे, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि छोटी छोटी प्रश्नों को ध्यान दीजिएगा। सो नाउ फाइंड द सुलेमान एंड किरथर रेंज। ठीक है, जो किरथर सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ हैं उसके बारे में आपको पता लगाना है। टू द नॉर्थ वेस्ट, अब ये मैप हमको फिर से एक बार देखना है कि टू द नॉर्थ वेस्ट कहाँ है सुलेमान और किरथर हिल्स। ठीक है, सो आप यहाँ देखिए नॉर्थ वेस्ट में ये हमारा प्यारा भारत, और उसके नॉर्थ वेस्ट में आप यहाँ देखिएगा तो यहाँ मिल जाएगा सुलेमान और किरथर हिल्स, जो कि कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। ठीक है, सो सुलेमान और किरथर हिल्स आप यहाँ देखिए, तो किरथर रेंज और सुलेमान जो हिल्स है उसके बारे में अब क्या पता कर रहा है कि कह रहा है कि सम ऑफ द एरियाज वेयर वुमेन एंड मेन फर्स्ट बिगैन टू ग्रो क्रॉप्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये वैसे कुछ एरिया हैं जहाँ पर वुमेन एंड मेन दोनों ने पहली बार क्रॉप्स को, अर्थात पहली बार अन्न को उपजाया था। ठीक है, ये क्षेत्र में से कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व, ठीक है, कितना, ऑलमोस्ट 8000 ईयर्स अगो, स्त्री और पुरुषों ने सबसे पहले क्या उगाए थे, गेहूं उगाए थे। यहाँ देखिए सच व्हीट, उसके अलावा ग्रो क्रॉप्स, और क्रॉप्स में क्या क्या, व्हीट अर्थात गेहूं, वार्ले अर्थात जौ। ठीक है, गेहूं और जौ जैसे फसलों को यहाँ उपजाए थे। इसके अलावे वो क्या किए थे, पीपुल ऑल्सो बिगैन rearing एनिमल्स लाइक शिप, गोट, कैटल्स एंड लिव्ड इन द विलेज। इसके अलावा उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना भी शुरू किया था। सो ये वो एरिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है सुलेमान और किरथर हिल्स, जहाँ पर 8000 वर्ष पूर्व स्त्री और पुरुषों ने सबसे पहले कुछ फसल उगाने शुरू किए थे, और उस फसल में गेहूं और जौ सबसे पहले था। उसके अलावा उन्होंने भेड़, बकरियां, गाय, बैल जैसे पशु पालतू
जो पशुओं थे उसको पालतू बनाना शुरू किया था, राइट। और ये लोग कहाँ पर रहते थे? दे लिव्ड इन द विलेजेस। अब आपको कह रहा है कि लोकेट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड विंध्याज इन द सेंट्रल इंडिया। अब दो चीज़ को और लोकेट करने के लिए बोल रहा है आपको, गारो हिल्स एंड, गारो हिल्स कहाँ है? नॉर्थ ईस्ट में है, और विंध्या हिल्स कहाँ है? सेंट्रल इंडिया में है। तो इन दोनों को लोकेट करने के लिए आपको बोल रहा है। अब क्या है कि उत्तर पूर्व में गारो और मध्य भारत में विंध्या पहाड़ियों को आपको पता लगाना है। तो ये कुछ ऐसे अन्य क्षेत्र हैं जहां कृषि का विकास हुआ था। तो कृषि का तो विकास हुआ था, और ये मैं आपको बता दूं कि दीज आर वेयर सम ऑफ द एरियाज वेयर agriculture developed and the place where rice was first grown are to the north of Vindhyas। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया। द प्लेस वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ विंध्याज। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे हैं जहाँ पर सबसे पहले तो एग्रीकल्चर डेवलप हुआ। इसके अलावा सबसे पहले चावल के जो साक्ष्य आपको उगाने का जो साक्ष्य मिलता है वो कहाँ पर है? नॉर्थ ऑफ विंध्याज में आपको मिलता है। आइए देखते हैं, लोकेट करते हैं गारो, और हमको लोकेट करना है विंध्या रेंज को। तो जब हम नर्मदा पढ़ रहे थे तो विंध्या को हमने लोकेट किया था, ठीक है। सो आप यहाँ देखिए कि ये सेंट्रल इंडिया में विंध्या का ये आपको मिल जाएगा। उसके बाद गारो हिल्स यहाँ आपको नॉर्थ ईस्ट में मिल जाएगा। आपने क्या देखा था कि ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कृषि का विकास हुआ था। कौन कौन? गारो और विंध्या वाले क्षेत्र में कृषि का विकास हुआ था। और इसके नॉर्थ में आप जब देखेंगे, विंध्या के जो नॉर्थ में देखेंगे, तो ये वहाँ प्लेस है जहाँ पर सबसे पहले चावल उगाया गया था। तो विंध्या के सबसे पहले क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है कि सबसे पहले चावल उगाने के जो साक्ष्य हैं वो कहाँ पर है, तो मैप में अगर लोकेट करने के लिए बोले तब भी लोकेट कर सकते हैं, या आपको आंसर मिले तब भी आप दे सकते हैं कि विंध्या के नॉर्थ में। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। चलिए, यहाँ पर 2-3 रेंज लगातार है, गारो, खासी, जैंतिया। तो ये गारो हिल्स है। यहाँ पर आप जब पढ़ेंगे ज्योग्राफी तो फिजिकल मैप वहाँ पर देखेंगे कि गारो, खासी, जैंतिया यहाँ पर हिल्स है। ओके, आइए अब इसके अलावे आपसे कह रहा है सो द प्लेस वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन आर द नॉर्थ ऑफ द विंध्याज। अब क्या बोल रहा है आगे? ट्रेस द रिवर इंडस। अब हमको बोल रहा है कि इंडस रिवर को ट्रेस कीजिए और इसके ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। अब एक वर्ड आया है ट्रिब्यूटरीज। सो ट्रिब्यूटरीज क्या होता है? ट्रिब्यूटरीज क्या होता है इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। उसके पहले हम लोकेट करेंगे इंडस को, लेकिन एक वर्ड आ गया यहाँ ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। तो ट्रिब्यूटरीज क्या है उसके बारे में आपको बताना है कि ट्रिब्यूटरीज आर द स्मॉलर रिवर दैट फ्लो इनटू द लार्जर रिवर। अर्थात ये छोटी छोटी नदियाँ जो बड़े रिवर में जाके फ्लो करती है उसको हम ट्रिब्यूटरीज करते हैं, ठीक है। सो अगर ये मेन रिवर मान लेते हैं, ये रिवर गंगा है। सो छोटी छोटी नदियाँ आकर के अगर इसमें आपको मिलना शुरू कर देता है, सो ये मेन रिवर क्या है? गंगा। और ये जो नदियाँ आपके बड़ी नदियों में मिल रहा है, सो दिस आर द रिवर विच विल बी कॉल्ड ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा, ठीक है। मान लेते हैं अगर सोन यहाँ से आके यहाँ पर मिला तो ये सब क्या है गया? ये ट्रिब्यूटरीज है रिवर गंगा की। तो छोटी छोटी नदियाँ जो बड़ी नदियों में जाकर के फ्लो करती है उसको हम ट्रिब्यूटरीज करते हैं। आई होप इतनी बातें समझ में आई होगी। कई बार आपने पढ़ा होगा ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर। सो ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो अबाउट 4700 ईयर्स अगो सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज, कुछ अर्लीस्ट सिटीज थी जो फ्लोरिश हुए ऑन द बैंक ऑफ दिस रिवर्स, एंड द लेटर ऑन 2500 ईयर्स अगो सिटीज डेवलप ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज अलोंग द सी कोस्ट। तो ये सब डेवलपमेंट दिखा रहा है कि किस तरीके से कब कब उस समय था जब गंगा पर लोग सेटलमेंट शुरू किए, और कब वो समय था जब रिवर इंडस पर सेटलमेंट शुरू हुआ, ठीक है। आइए लोकेट करते हैं। सबसे पहले रिवर को देखते हैं कि कहाँ पर है भाई इंडस रिवर। जब तक आप देखेंगे नहीं तो फिर समझ में भी नहीं आएगा। सो हेयर यू कैन सी इंडस रिवर। ये इंडस रिवर यहाँ से इस तरह से ऑरिजिन होता है, ठीक है। सिंधु नदी का ऑरिजिन आप देखेंगे तो कहाँ पर होता है? तिब्बत में होता है। सो ये एरिया है तिब्बत वाला एरिया, ठीक है। तो तिब्बत में ये होता है मानसरोवर झील के पास से, ठीक है। सो मानसरोवर झील के पास एक क्या है? एक ग्लेशियर है, वहाँ से इस इंडस रिवर का उद्गम होता है और इस तरह से बहते हुए यहाँ पर आता है। और उसके ट्रिब्यूटरीज के बारे में भी हमको पूछ रहा है। तो आपने देखा कि इंडस का ट्रिब्यूटरीज कौन कौन है? झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, ये सारे के सारे उसके ट्रिब्यूटरीज हैं। तो याद कर लीजिएगा, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ किसका? सिंधु का।
और ये गिरता कहाँ पर है जाकर के, अरेबियन सी में यह गिर जाता है। ठीक है, सो इसकी ट्रिब्यूटरीज, अर्थात ट्रिब्यूटरीज कहने का मतलब होता है सहायक नदियाँ। तो सहायक नदियाँ में कौन कौन था, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। आई होप इतनी बातें याद आई होगी। और इसका उद्गम स्थान कहाँ पर है, तिब्बत के एक ग्लेशियर से। ठीक है, मानसरोवर झील के पास से यह निकलता है। ओके, और ये गिरता कहाँ है, अरेबियन सी में। तो अब हमको ज्योग्राफी नहीं पढ़ना था, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ज्योग्राफी के बारे में आइडिया होनी चाहिए आपको। अब हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इंपॉर्टेंट है यह रिवर इंडस। तो कहता है कि आपको लोकेट कीजिए कि सिंधु और इसकी सहायक नदियों को और पता लगाने का प्रयास कीजिए उसको। इसके अलावा कहता है कि सहायक नदियाँ तो उनको हम कहते हैं जो एक बड़ी नदियों में मिल जाती है। ठीक है, हमने ये भी देख लिया कि ट्रिब्यूटरी का डिफिनेशन क्या होता है। उसके बाद आपको कहा कि लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। और इसके अलावे आपको बोला था कि एक लोकेट करना था रिवर गंगा। ठीक है, सो गंगा रिवर आपने लोकेट किया कि हेयर आप देख रहे हैं कि इस तरह से फ्लो करते हुए यहाँ पर वे ऑफ बंगाल में रिवर गंगा गिरती है। सो आपने इंडस रिवर देखा कि किस तरह से फ्लो करती है। यहीं पर कुछ सेटलमेंट, अर्लियर सेटलमेंट, अर्थात इंडस रिवर के किनारे 4700 ईयर्स अगो सेटलमेंट शुरू हुआ, लेकिन गंगा नदी के किनारे कब शुरू होगा, 2500 ईयर्स अगो। राइट, डेट याद रहेगा, थोड़ा सा याद करने की कोशिश कीजिएगा डेट को। सो आपने देखा कि इंडस के किनारे सेटलमेंट 4700 ईयर्स अगो, वेयर एज गंगा के किनारे 2500 ईयर्स अगो होता है। आप ये भी देख रहे हैं कि गंगा, अब चूंकि गंगा की बात आई है तो थोड़ा सा जानकारी तो चाहिए आपको गंगा को। सो गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी है, गोमुख ग्लेशियर है, वहीं से यह गंगा निकलती है। ठीक है, आप देखेंगे कि गंगा जो है उत्तराखंड में गोमुख ग्लेशियर से यह निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है, जिसकी लंबाई लगभग 2000 कितना है, 525 किलोमीटर है। 2525 किलोमीटर इज द लेंथ ऑफ रिवर गंगा। ओके, चलिए विशेष हम जानकारी नहीं चाहेंगे, बस इतनी सी थोड़ी सी जानकारी आपको चाहिए सो दैट आपको समझने में इजी रहे। तो आपने देखा कि किस तरह से रिवर इंडस यहाँ है और इसकी ट्राइब्यूटरियाँ झेलम, चिनाब, ब्यास, रावी और सतलज। वेयर एज यू कैन सी हेयर द रिवर गंगा फ्लोज इन द ईस्ट डायरेक्शन। और यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके जो रिवर हैं, ट्रिब्यूटरीज रिवर लाइक यमुना, फिर सोन। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो हैं इसके ट्रिब्यूटरीज हैं, अर्थात सहायक नदियाँ हैं। और ये वो जगह है जहाँ पर सबसे पहले 4700 वर्ष पहले इंडस के किनारे और वहीं 2500 वर्ष पूर्व गंगा के किनारे कुछ सेटलमेंट डेवलपमेंट हुआ। सो अब आगे कह रहा है कि फाइंड आउट। ठीक है, आगे क्या करता था, लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल्ड सोन। सोन के बारे में आपको पता करना। तो सोन के बारे में हमने तो पहले ही देख लिया कि सोन जो है कौन से है, साउथ साइड से आपको दिखेगा कि सोन जो है, देख लेते हैं एक बार, हालांकि मैंने दिखा दिया था। चलिए ये देखिए, आपसे जो रिवर कर रहा है ये गंगा है और ये रिवर सोन है जो इसकी सहायक नदी है। आपने देख लिया इससे। आइए, लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल्ड द सोन। इन एंशिएंट टाइम द एरिया अलोंग दिस रिवर्स टू द साउथ ऑफ गंगा वाज नोन एज मगधा। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। सो मगध के बारे में आप जानते होंगे, बट क्या एरिया आपको मालूम है। कहता कि गंगा के दक्षिण में, गंगा के जब साउथ जाइएगा तो गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में क्या कहलाता था। सो मान लेते हैं कि ये रिवर फ्लो कर रही है और इसके साउथ, तो इसके साउथ क्या हो गया, ये तो नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। तो इसके दक्षिण में जो एरिया है, इसके जो आसपास वाले एरिया था उसको प्राचीन काल में मगध बोलते थे। और ये कहाँ पर है, वर्तमान में बिहार वाला एरिया। सो ये पूरा बिहार वाला जो एरिया था, गंगा के दक्षिण वाला जो एरिया था, उसको मगध बोला जाता था। ठीक है, और आपको मैं बता दूं कि इसके जो रूलर्स थे, अर्थात शासक थे, दे वर वेरी पावरफुल, बहुत शक्तिशाली थे। एंड सेटअप अ लार्ज किंगडम, उन्होंने एक बहुत ही बड़ा विशाल राज्य स्थापित किया था और देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। एंड द किंगडम्स वेर सेट अप इन द अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल्स। ठीक है, सो मगध वाला एरिया कहाँ पर है, लोकेट कीजिए, दिमाग में थोड़ा सा दौड़ाइए। मगध वाला एरिया गंगा के दक्षिण में पड़ता था, प्राचीन काल में इसे मगध बोलते थे, वर्तमान में ये बिहार वाला एरिया। ठीक है, और इसमें बहुत विशाल राज्य स्थापित किए। सो एंड सेट अप अ लार्ज किंगडम। ठीक है, बहुत बड़े शक्तिशाली रूलर रहते थे, लार्ज किंगडम थे, और ये पूरे कंट्री के ही नहीं, पूरे विदेशों में भी ये अपने अपने बड़े बड़े किंगडम स्थापित किए। थ्रू आउट पीपल ट्रैवल फ्रॉम वन पार्ट टू अदर सब कंटिनेंट टू द एरिया अनदर, एंड द हिल्स एंड हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग द हिमालय, डिजर्ट, रिवर्स एंड सीज मेड जर्नी डेंजरस एट टाइम्स बट नेवर इम्पॉसिबल।
So men and women moved in search of livelihood as also to escape from natural disaster like foods, droughts. Sometimes men marched in armies, ठीक है, conquering others lands. Besides, merchant traveled with the caravan and ships carrying valuable goods from place to place. Okay, आइए इसके बारे में समझते हैं ये क्या कहा गया। कहता है कि लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप, सब कंटिनेंट कहने का मतलब होता है कि उप महाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा किया। एक सब कंटिनेंट के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक लोगों ने ट्रैवल किया, ठीक है। कभी कभी तो वो हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, और कभी रेगिस्तान, तो कभी नदियां और कभी समुद्रों के कारण यात्रा में उनको जोखिम होती थी। फिर भी यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। दैट जो जर्नी था, दैट वाज डेंजरस बट नेवर इम्पॉसिबल, राइट। सो दैट जर्नी वाज डेंजरस बट नेवर इम्पॉसिबल, अर्थात उनके लिए यह यात्रा असंभव नहीं थी। कभी कभी तो लोग मतलब काम की तलाश में ऐसा होता था कि कभी कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान के में जाया करते थे। जब बाढ़ आता था तो लोग क्या करते थे, शिफ्टिंग कर लेते थे, ठीक है। सो कभी कभी सेनाएं एक दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। तो ये सारे तो मूवमेंट थे कि किस तरह से लोग यहाँ से वहाँ, क्या क्या कारण थे कि जब यहाँ से वहाँ जाया करते थे। कभी लोग फ्लड के कारण, आपदाएं, प्राकृतिक आपदाएं के कारण, तो कभी सेनाएं इधर से उधर जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारियां भी जाया करते थे, लोग अपने अपने इधर उधर, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि लोग किसी चीज़ों को खोजने के लिए उत्सुकतावश भी जाया करते थे, अर्थात डिस्कवर न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेसेस। ऑल दिस लीड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज बिटवीन द पीपल। सो यह एक मोड ऑफ कन्वीनियंस था कि किस तरह से लोग एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, ठीक है। अब आइए यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या है। सो ये मैप के बारे में बोल रहा था, तो मैप के बारे में हमने ऑलरेडी देख लिया है। सो इसके बारे में अब आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। आइए अगला हेडिंग है, कहता कि व्हाई डू पीपल ट्रैवल्स नाउअडेज। तो पहले तो चलिए समझ में आ गया कि कैसे लोग क्यों ट्रैवल करते थे। प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक जगह से दूसरी जगह शिफ्टिंग करते थे, सेना एक जगह से दूसरी जगह मूव करती थी। लेकिन आजकल का क्या कारण है जो लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं। लुक एट द मैप वंस अगेन, ठीक है। कहता कि मैप पर एक बार फिर से देखिए। मोर हिल्स, माउंटेन्स एंड सीज फ्रॉम द नेचुरल फ्रंटियर्स ऑफ द सबकंटिनेंट व्हाइल इट वाज डिफिकल्ट टू क्रॉस दीज फ्रंटियर्स, दोज हु वांटेड कुड and did scale the mountains and cross the seas. People from across the frontiers also came into the subcontinent and settled here. कहता है कि एक बार फिर से इस मानचित्र को देखिए और बताइए कि पहाड़ियाँ, पर्वत, समुद्र इस उपमहाद्वीप की जो प्राकृतिक सीमाएं का निर्माण करती है। हालांकि लोग के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने भी ऐसा चाहा ऐसा कर सके, लेकिन वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके और गहरे समुद्र को भी पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ पर आए और यहीं पर बस गए। लोगों के पास इस आवागमन ने हमारी संस्कृति और जो परंपरा है उसको क्या किया, समृद्ध बनाया, ठीक है। सो यहाँ बस गए और यहाँ पर आप देखेंगे कि दिस मूवमेंट्स ऑफ द पीपल एनरिच्ड आवर कल्चरल ट्रेडिशंस एंड पीपल हैव शेयर्ड न्यूज वेज ऑफ कार्विंग स्टोन्स, कंपोजिंग म्यूजिक, इवन कुकिंग फूड और ओवर सेवरल हंड्रेड्स ईयर्स को। तो इस तरह से जो मूवमेंट है, ठीक है। तो लोग क्या हुआ कि कई वर्ष पहले लोग जब यहाँ पर आए तो लोगों ने कुछ संस्कृति भी लेकर आए। सिर्फ वैसे ही नहीं, लोग यहाँ आकर संस्कृति भी लोग लेकर आए, जैसे पत्थर को तराशने, संगीत रचने, यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए नए तरीके के बारे में लेकर आए। ऑब्वियस सी बात होती है कि जब आप एक जगह से कुछ दूसरी जगह जाते हैं तो वहाँ की संस्कृति, वहाँ के बारे में, वहाँ की कुछ स्पेशलिटी आप लेके जाते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से लोग वहाँ से कुछ पत्थर तराशने या कंपोजिंग म्यूजिक एंड इवन कुकिंग फूड, इस तरह की सारी चीज़ें लेकर आते थे। आइए अब कहता है कि नेम्स ऑफ द लैंड, ठीक है। नेम्स ऑफ द लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक क्वेश्चन से यहाँ से उठता है। कहता है कि टू ऑफ द वर्ड्स ऑफन यूज फॉर आवर कंट्री, दैट इज इंडिया एंड भारत। आइए बेसिक क्वेश्चन को देखिए कैसे किल होता है बेसिक बुक से। सो इंडिया एंड भारत आपने पढ़ा होगा कि टू ऑफ द बेसिक थिंग्स इंडिया एंड भारत। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस, ठीक है। इंडिया किससे आया, वर्ड इंडस से, दैट इज कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। और इंडस को संस्कृत में क्या बोला जाता था, सिंधु बोला जाता था। तो आपने देखा कि प्रायः हम यह देखते हैं कि इंडिया और भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं भारत के लिए, ठीक है। सो इंडिया शब्द तो इंडस से निकला और जिसे संस्कृत में क्या बोला जाता था, इंडस को सिंधु कहा जाता था, ठीक है। सो फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलस। अब ये एक काम दे दिया आपको कि ईरान और ग्रीस को आप अपने एटलस में देखिएगा। द इरानियन एंड ग्रीक, जो ईरानियन और ग्रीक के हु केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट, जो इस साइड से आए, अबाउट 2500 ईयर्स अगो। और ये वही समय है जब आप देखेंगे कि गंगा के किनारे सेटलमेंट शुरू हुआ था।
ठीक है। द ईरानियन एंड ग्रीक्स हु केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट अबाउट 2500 ईयर्स अगो एंड वेयर फेमिलियर विद द इंडस, और उनको ये इंडस के बारे में मालूम था, उन्होंने ही कॉल्ड इट द हिंदोज और इंडोस। सो कहता है कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को क्या बोला? इंडिया बोला। कौन? ईरानियन और ग्रीक्स। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, बेसिक क्वेश्चन है, कई बार ऐसा पूछा जाता है लोगों से कि वाई इंडिया इज नोन एज इंडिया एंड भारत, इंडिया को इंडिया और भारत हम क्यों बोलते हैं। सो बेसिक क्वेश्चन आपको क्या पता चला कि इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है, ठीक है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व में उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस और इंदोस संज्ञा दिया। सिंधु को क्या बोला? हिंदोस और इंदोस। ये प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक था, ठीक है, समझ रहे? प्रोनाउंसिएशन था हिंदोस और इंडोस। और इसी के पूर्व में, अर्थात जो इस नदी के, सिंधु नदी के पूर्व में रहने वाले लोगों को क्या बोल दिया? इंडिया कहा, ठीक है। जो यहाँ के जो लोग रह रहे थे इस प्रदेश को क्या बोला? इंडिया बोला। और भारत का नाम प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख भी संस्कृत के आरंभिक जो 3500 वर्ष पूर्व पुरानी कृति ऋग्वेद में हमको मिलता है। सो हियर यू कैन सी द नेम भारता वाज यूज्ड फॉर द ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए होता था। द नेम ऑफ भारता यूज्ड फॉर द ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट हु आर मेंशन्ड इन द ऋग्वेदा, और इनकी चर्चा कहाँ पर है? ऋग्वेद में। द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन द संस्कृत, सो लेटर इट वाज यूज्ड फॉर द कंट्री। पहले तो ग्रुप ऑफ पीपल्स के लिए होने लगा और उसके बाद तो आप यहाँ देखिए इंडिया किस तरह से और भारत किस तरह से। एक बार फिर से देखिएगा, जब 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु नदी को देखा तो सिंधु नदी को हिंदोस और इंदोस बोला, और इस नदी के पूर्व में रहने वाले लोगों को, अर्थात इस नदी के पूर्व में रहने वाले प्रदेश को इंडिया कहा। तो इंडिया नाम आपने समझ गया कि इंडिया किस तरह से पड़ा। अब आता है कि भारत क्यों बोलते हैं हम इसको। तो भारत का नाम जो है, प्रयोग जो है, उत्तर पश्चिम में रहने वाले जो लोग हैं उनके एक समूह के लिए किया जाता था, और इस समूह का उल्लेख संस्कृत के आरंभिक जो कृति है हमको, जिसका नाम है ऋग्वेद, वहाँ से मिलता है। और इसी प्रदेश में जहाँ ये लोग रहते थे, ठीक है, अर्थात ये जो ग्रुप ऑफ पीपल रहते थे जिसका प्रयोग, जिसका उल्लेख संस्कृत के ऋग्वेद में मिलता है हमें, उसी के प्रदेश वहाँ जो जहाँ पर रहते थे उसी को हम लोग बोलने लगे भारत, ठीक है। क्या बोलने लगे? भारत। इतनी बातें समझ में आई आपको? चलिए, सो द नेम भारता वाज यूज्ड फॉर द ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, उनके लिए ये भारता का प्रयोग होता था, उन लोगों के लिए होता था, और जहाँ पर उन लोग रहने लगे उसको हम भारत बोलने लगे। चलिए, फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। अब कैसे पास्ट के बारे में आप पता करते हैं। सो देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग अबाउट द पास्ट। वन इज टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स। एक तो सोर्सेज में क्या है कि या तो आप किताबों को पढ़ सकते हैं या उसके लिए सर्च आउट कर सकते हैं बुक में, दैट वे रिटन लॉन्ग अगो, जो बहुत पहले लिखा जा चुका है, एंड देयर आर कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट। सो इसको हम क्या बोलते हैं? मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं, ठीक है, बिकॉज दे वर रिटन बाय द हैंड्स। मैन्युस्क्रिप्ट कहने का मतलब होता है, मैन्युस्क्रिप्ट जो होता है ना, एक वर्ड है लैटिन वर्ड जिसको बोलते हैं मनु, ठीक है, क्या है? मनु, और उसका मीनिंग होता है हैंड, और जो हैंड से लिखा होता है उसको हम बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट, ठीक है, याद रहेगा मैन्युस्क्रिप्ट किसको बोलते हैं। सो बेसिक चीज़ आपसे जो पूछ रहा है कि अतीत के बारे में हमको कई तरीके से पता चल सकता है। उसका एक तरीका है कि अतीत में लिखी हुई पुस्तकों से किसी चीज़ों को ढूंढना या पढ़ना, और वैसी बात है। सो ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण ही इसको हम क्या बोलते थे? पांडुलिपि बोलते थे। मैन्युस्क्रिप्ट मतलब, मैनु मतलब हैंड, मैनु लैटिन वर्ड है, मैनु मतलब हैंड, और उससे लिखे हुए चीज़ों को हम बोलते थे मैन्युस्क्रिप्ट अर्थात पांडुलिपि, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलिएगा आप? पांडुलिपि। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त में होने वाले मैन्युस्क्रिप्ट शब्द को हम बोलते थे, और मैनु मतलब होता था हैंड। सो ये पांडुलिपियाँ जो होती थी नॉर्मली ताड़ के पत्तों और हिमालय में उगने वाले एक भोजपत्र होता था, तो भोज के जो पेड़ होता था उसके छाल से विशेष तरीके से ये तैयार किया जाता था, ठीक है। जो मैन्युस्क्रिप्ट यहाँ पर आप एग्जाम्पल के तौर पर देख ले सकते हैं, ये दिस इज कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट, एंड ये भोज के पत्तों पर लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए, सो दिस वर रिटन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट के लिए यूज होता था। आज तो हम A4 साइज वाइट पेपर यूज कर लेते हैं, बट उस समय तो A4 साइज पेपर नहीं था ना। उस समय क्या था? या तो ताड़ के पत्ते होते थे या फिर भोज का पत्ता होता था जिस पर लोग हाथों से अपने लिखते थे।
ओके, सो अ पेजेस यहाँ दिखा हुआ है palm leaf manuscript and the manuscript was written about 1000 years ago. The palm leaves were cut into the pages and tied together to make a book. इनको काटा जाता था और इसको बांधा जाता था. ओके, सो हेयर यू कैन सी कि किस तरीके से लोग यूज़ करते थे पेज के रूप में ताड़ के पत्तों को और भोजपत्र के हिमालय में पाए जाने वाले भोजपत्र के जो भोज का पेड़ होता था उसके छाल को लिखने के लिए. सो आपने देखा कि किस तरीके से हम चीज़ों को पता कर सकते हैं. पता करने का जो तरीका है अतीत में लिखी हुई पुस्तकों में ढूंढना और उसे पढ़ना, और उसको हम बोलते थे, ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण ही इसको बोलता था पांडुलिपि अर्थात मैन्युस्क्रिप्ट बोलता था. ठीक है, सो कोई भी चीज़ जो पुस्तक के हाथ से लिखी हुई होती थी उसको हम मैन्युस्क्रिप्ट और पांडुलिपि बोलते थे. सो इतनी आपने देखा कि दिस बुक्स डील्ड विद द ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट, रिलीजियस बिलीफ्स, इसमें सभी चीज़ होती थी. जैसे क्या होता था, रिलीजियस बिलीफ्स, प्रैक्टिसेस, लाइव्स ऑफ किंग्स, मेडिसिन, साइंस, ये सब चीज़ के बारे में उसको बताता था. ये बुक में सभी चीज़ मेंशन होते थे कि लोग प्राय पांडुलिपियों में मंदिरों में विवाह, सब चीज़ों को, धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों, विज्ञान आदि सब चीज़ का मेंशन इसमें आपको मिलता था. अब इनके अलावे कुछ और भी सोर्सेज थे जहाँ से हमको जानकारी मिल सकती थी. ठीक है, एक चीज़ उससे पहले मैं और बता दूं कि मेनी ऑफ दिस वेयर रिटन इन द संस्कृत. ठीक है, अदर्स वेयर प्राकृतिक. ठीक है, तो प्राकृतिक एक शब्द आ गया यहाँ पर. कहता है कि ये बुक तो बहुत सारे बुक जो हैं मैक्सिमम संस्कृत में लिखे जाते थे, लेकिन कुछ ऐसे थे जो किस में लिखे होते थे, प्राकृति में लिखे थे. और प्राकृतिक भाषा हम उसको बोलते थे जो लोग, साधारण लोगों के द्वारा यूज किया जाता था. ठीक है, सो एक किस में लिखा जाता था, दो चीज़ों में, एक तो संस्कृत में और दूसरा था प्राकृत में. तो प्राकृत लैंग्वेज उसको बोलते थे जो ऑर्डिनरी पीपल के द्वारा यूज़ किया जाता था. और इसके अलावे तमिल में भी लिखा जाता था. तो तीन तरह के आपने देखा भाषा का प्रयोग, संस्कृत, प्राकृत और तमिल. ठीक है, ये भी याद रखिएगा. सो वी कैन ऑल्सो स्टडी द इंस्क्रिप्शंस, जो खुदाई, इंस्क्रिप्शन मतलब होता है कि खुदाई. ठीक है, तो उसको भी हम पढ़ते थे. जो इंस्क्रिप्शन किया हुआ जाता था, हम अभिलेखों के अध्ययन तो करते ही थे, और इंस्क्रिप्शन मतलब होता है अभिलेख, राइट. तो अब इंस्क्रिप्शन किस पर होता था, पत्थरों पर लिखा होता था या धातु पर लिखा होता था, मतलब जो कठोर चीज़ होता था उस पर खुदाई करके, उत्कीर्ण करके ये मिलते थे. ठीक है, सो आप यहाँ देखेंगे कि वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शंस. दीज आर राइटिंग ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेस. ठीक है, जो सख्त होता था, स्टोन्स एंड मेटल. समटाइम्स किंग्स गॉट देयर ऑर्डर्स, उनके जो आदेश होते थे उसको इस चीज़ों पर इंस्क्राइब किया जाता था लोगों के द्वारा, सो दैट लोग उसको पढ़ सके और फॉलो कर सके. अब क्वेश्चन एक पूछेगा आपसे, बेसिक क्वेश्चन, कि आखिर लोग अभिलेखों का प्रयोग अर्थात इंस्क्रिप्शन का प्रयोग क्यों करते थे. तो वो अपने कुछ सूचना या आदेश ऐसा कुछ होता था जिसको लोग फॉलो कर सके और अपने जीवन में उसको उपयोग कर सके. इसके लिए राजा के जो आदेश होता था उसको इंस्क्राइब किया जाता था हार्ड सरफेसेस पर, ताकि वो जल्दी मिट ना सके. ठीक है, सो देयर आर अदर काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शन एज वेल वेयर मेन एंड वुमेन इंक्लूडिंग किंग एंड क्वींस रिकॉर्डेड व्हाट दे डिड. कुछ ऐसे भी इंस्क्रिप्शन मिलेंगे आपको. इसके अलावे, ये तो आदेश हो गए, इसके अलावे कुछ ऐसे इंस्क्रिप्शन आपको मिलेंगे जिसमें राजा और रानी ने क्या उनके लाइफ में किया उसके बारे में भी उसमें चर्चा है. जैसे किंग्स ऑफन केप्ट रिकॉर्ड्स फॉर द देयर विक्ट्री इन द बैटल. सो उनकी जो विजय होता था उसके बारे में अक्सर ये है इंस्क्रिप्शन, अर्थात ये पतल देख सकते हैं, इसमें कुछ लिखा हुआ है. सो दिस इज कॉल्ड इंस्क्रिप्शन, राइट. आपको समझ में आ गया. अभिलेख बोलते हैं इंस्क्रिप्शन को, हिंदी में क्या बोलते हैं, अभिलेख बोलते हैं. उनकी लड़ाइयों और विवरण, जो सूचना आदेश तो होता ही था, तो उसके अलावा अपने जो लड़ाई के बारे में विवरण होता था उसके बारे में भी, विजय को जो विक्ट्री होता था उसके बारे में भी वे लिखते थे. ठीक है, अब आइए उसके बाद आप क्या देखेंगे यहाँ पर, क्या थोड़ा सा याद देखिए. एन ओल्ड इंस्क्रिप्शन, दिस इंस्क्रिप्शन डेट्स बैक टू 2250 ईयर्स अगो, अर्थात 2250 वर्ष पहले की ये इंस्क्रिप्शन है. दैट वाज फाउंड इन कंधार. ठीक है, यहाँ देखिएगा, दैट वाज फाउंड इन कंधार. प्रेजेंट डे ये कंधार कहाँ है, अफगानिस्तान में है. कंधार वर्तमान में कहाँ है, अफगानिस्तान में है. और इट वाज रिटन ऑन द ऑर्डर्स ऑफ द रूलर नेम्ड अशोका. ये जो कंधार का जो इंस्क्रिप्शन आपको मिला है अफगानिस्तान से, ये किसके आदेश पर खुदाई किया गया था, अशोक के आदेश पर खुदाई किया गया था. यू विल रीड अबाउट हिम. इसके बारे में, अशोक के बारे में आपको चैप्टर नंबर 8 में पढ़ने को मिलेगा, जिसको हम कवर करेंगे. व्हेन वी राइट एनीथिंग वी यूज द स्क्रिप्ट. जब हम कुछ लिखते हैं तो हम स्क्रिप्ट का यूज करते हैं. एंड स्क्रिप्ट कंसिस्ट ऑफ लेटर एंड साइन. या तो लेटर हो सकता है या साइन हो सकता है. तो स्क्रिप्ट क्या है, तो आप सिंपली बोल सकते हैं कि व्हेन वी यूज, राइट, व्हेन वी राइट एनीथिंग, जब हम कुछ लिखते हैं तो हम स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं. और स्क्रिप्ट में दो चीज़ हो सकता है, या तो लेटर हो सकता है या सिंबल अर्थात साइन हो सकता है. व्हेन वी रीड व्हाट इज रिटन और स्पीक वी यूज लैंग्वेज. जब हम पढ़ते हैं कि क्या लिखा हुआ है तब हम उसमें क्या यूज़ करते हैं, लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं. तो आपने दो चीज़ देखा कि जब हम कुछ लिखते हैं तो स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं. जब हम कोई चीज़ लिखा हुआ है और उसको पढ़ते हैं, बोलते हैं, तो एक लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं. तो आपको स्क्रिप्ट और लैंग्वेज में अंतर समझ में आया.
दिस इंस्क्रिप्शन वॉज रिटन इन 2 डिफरेंट स्क्रिप्ट। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चंस बार बार यहीं से उठा लिया जाता है और स्टूडेंट बार बार गलती करते हैं। कहता है दिस इंस्क्रिप्शन वॉज रिटन इन 2 डिफरेंट स्क्रिप्ट दैट स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज। 2 स्क्रिप्ट और लैंग्वेज में वो कौन था? ग्रीक। टॉप में ग्रीक में था, टॉप में क्या था? ग्रीक में। विच वेयर यूज्ड इन दिस एरिया। और बिलो में क्या था? अरमेइक में। टॉप में तो ग्रीक में था और बिलो में क्या था? अरमेइक में था। तो एक इंस्क्रिप्शन जो कि कंधार से मिला है, वर्तमान में ये अफगानिस्तान में है, अशोक के आदेश पर ये लिखा गया है और यहीं से हमको वो इंस्क्रिप्शन का पता चलता है जिसमें 2 डिफरेंट आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि 2 विभिन्न भाषाओं में लिखे हुए अभिलेखों का पता कहाँ से मिलता है? तो कंधार से मिलता है। और किसके आदेश पर? अशोक के आदेश। तो अशोक का ये इंस्क्रिप्शन था जिसमें टॉप में तो ग्रीक में लिखा हुआ था, नीचे में अरमेइक में लिखा हुआ था। इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें था, इसको ध्यान में रखिएगा। ओके, अब इसके अलावे आपको जो पढ़ना है यहाँ पर देखिए क्या है। कैन यू थिंक ऑफ द एडवांटेज ऑफ राइटिंग ऑन अ हार्ड सरफेस एंड व्हाट कुड हैपन द डिफिकल्टीज। कहता है कि क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि इसके क्या एडवांटेज आपने देखा है कि ये इजीली मिट नहीं सकता। देयर वेर मेनी अदर थिंग्स दैट वेर मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट, दोज वेर स्टडी। द सब्जेक्ट आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट। ओके, यहाँ एक वर्ड आया है आर्कियोलॉजिस्ट। तो आर्कियोलॉजिस्ट किसको बोलते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट उसको बोलते हैं, कई ऐसे सारी चीज़ हैं जो पास्ट में बनाए गए और उसको यूज किए गए और जो व्यक्ति उसको पढ़ता है, ठीक है, सो दिस वेर मेड इन द अदर थिंग्स, जो उसको पढ़ता है उसको हम क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं, जो पुराने चीज़ों को, ठीक है, सो दैट वेर मेड इन द पास्ट, उसको खुदाई करता है, उसको पढ़ता है, उसको देखता है, उसको हम बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। सो कहता है आर्कियोलॉजिस्ट को डिफाइन करता है कि दे स्टडी द रिमेनिंग ऑफ द बिल्डिंग्स। क्या बोलता है? रिमेनिंग ऑफ द बिल्डिंग्स ऑफ द स्टोन एंड ब्रिक्स। यह डिफिनीशन है आर्कियोलॉजिस्ट का। से दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ, जो उसके जो रिमेन्स होते हैं उसको स्टडी करते हैं और उसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो पुरातत्वविद जो होता है वो क्या करते हैं? जो खुदाई से प्राप्त बर्तन हुआ, बिल्डिंग हुआ, उसको पढ़ते हैं। मेड ऑफ स्टोन्स एंड ब्रिक्स, पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर्स। कुछ पेंटिंग्स मिल जाते हैं या स्कल्पचर मिल जाते हैं, तो उनको जो पढ़ते हैं उनको हम स्कल्पचर्स बोलते हैं, अर्थात हिंदी में पुरातत्वविद बोलते हैं। दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एग्जिबिट डिग अंडर द सर्फेस ऑफ द अर्थ। वो क्या करते हैं? पुरातत्वविद को आपने देखा होगा कि ज़मीन को भी खुदाई करते हैं और उनसे वहाँ से मौजूद जो चीज़ें हैं उसको डिग आउट करते हैं। फाइंड टूल्स, विपन्स मिलता है इस खुदाई में, पॉट्स मिलता है, पैंस, ऑर्नामेंट्स एंड क्वाइंस। सो आप देखेंगे कि पुरातत्वविद किसको बोलते हैं? कि जो बिल्डिंग्स, ठीक है, दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ द बिल्डिंग्स मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक्स, पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर। और पुरातत्वविद जो होता है पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों और मूर्तियों का अध्ययन भी करते हैं और वे औजारों और हथियारों, बर्तनों और आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन भी करते हैं। वो खुदाई भी करते हैं और इनमें जब खुदाई करते हैं तो उनको क्या मिलता है? पत्थर की वस्तुएं, पक्की मिट्टी की कुछ वस्तुएं या कुछ ऐसे धातु मिल सकते हैं जो जल्द ही नष्ट होने वाला ना हो। आपको और बता दूं कि पुरातत्वविद जो होते हैं वो जानवरों, चिड़ियों और मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में मिलती है, अब ये क्यों ढूंढते हैं? इससे उनको यह जानकारी मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे, ठीक है, किस तरह का उनका हैबिटाट था। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बच जाते हैं, ठीक है। सो आपने देखा कि पांडुलिपि लिपि अभिलेखों और पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए जो इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं और इतिहासकार उन्हें कहते हैं इतिहासकार। अब एक चीज़ आपको यहाँ आपने देखा है, 2-3 चीज़ों को आपने पढ़ा। क्या पढ़ा? आपने ये पढ़ा कि पुरातत्वविद जो थे और पांडुलिपि के बारे में आपने देखा। पांडुलिपि जो हाथ से लिखा होता है, अभिलेख जो पत्थर हार्ड सरफेस पर लिखा होता है, पुरातत्वविद अर्थात आर्कियोलॉजिस्ट आपने देखा, ठीक है, जो पुरातत्व से जानकारी प्राप्त करते हैं और इतिहासकार उन्हें प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ये सारे के सारे जो पांडुलिपि अर्थात मैन्युस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन या आर्कियो जो पुरातत्व हो गया, ये सारे के सारे इतिहास के स्रोत हैं। तो इतिहासकार किसको कहते हैं? अब सवाल आपके दिमाग में आ रहा है कि इतिहासकार किसको कहते हैं? तो इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं, जो पास्ट का अध्ययन करते हैं उसको हिस्टोरियन कहते हैं, ठीक है। और स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से ही तो हम धीरे धीरे किसी चीज़ों को पता कर पाते हैं,
ठीक है। तो आप एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इतिहासकार और जो आर्कियोलॉजिस्ट, हिस्टोरियन एंड आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं ना, एक तरीके से स्पाई का काम करते हैं। जिस तरह से वर्तमान में जासूस काम कर रहे हैं, उसी तरह से प्राचीन चीज़ों को पता लगाने के लिए हमारे पास इतिहासकार और कौन है, आर्कियोलॉजिस्ट हैं। सो यहाँ आपको कुछ पुरातत्वविद को कुछ बर्तन मिला है। दिस आर मेड्स, देखिए, पॉट्स फ्रॉम ओल्ड सिटी। पॉट्स लाइक दिस वेर यूज्ड अबाउट 4700 ईयर्स अगो। ठीक है, ये पॉट जो हैं कुछ 4700 ईयर अगो मिले हैं। एंड ओल्ड सिल्वर कॉइन, यहाँ वही देखिए। सो पुरातत्व ये भी बता देते हैं कि ये सिल्वर कॉइन्स, यहाँ देखिए, सिल्वर कॉइन्स सच एज द वन वेयर यूज्ड अबाउट 2005 ईयर्स अगो। सो जब गंगा के आसपास के एरिया में सेटलमेंट स्टार्ट हुआ था, उस समय का आपको कॉइन्स मिल जाएगा। सो हेयर यू कैन सी दिस कॉइन्स, or here you can see these pots were made of 4700 years ago, and whereas the silver coins was found that was dated back to 2005 years ago। ठीक है, आपने यह भी देखा कि बोन्स वगैरह का आर्कियोलॉजिस्ट अध्ययन करते हैं, और वो किस लिए, कि किस तरह की चीज़ें वो खाते थे। ओके, अब इसके अलावे अतीत एक और अनेक, अर्थात वन पास्ट और मेनी। ठीक है, अतीत एक और अनेक के बारे में आपने देखा। सो अब इसके अलावे आपको जो इसमें ध्यान देना है वो क्या है कि डिड यू नोटिस दैट द टाइटल ऑफ द बुक आवर पास्ट, वी हैव यूज द वर्ड पास्ट इन द प्लूरल टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द फैक्ट दैट द पास्ट वाज डिफरेंट फ्रॉम द डिफरेंट ग्रुप ऑफ द पीपल। फॉर एग्जाम्पल, लाइव्स ऑफ हंड्रेड्स और द फार्मर्स वेर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द किंग्स और क्वींस। ठीक है, इसके बारे में यहाँ पर कुछ विशेष नहीं है। जनरली ऑर्डिनरी पीपल सच एज हंटर्स, फिशिंग, फ्लॉक गैदरर्स, फार्मर्स एंड हंड्रेड डिड कीप रिकॉर्ड्स व्हाट दे डिड। तो ये सारे के सारे जो रिकॉर्ड्स होते थे उसके बारे में है, और जो साधारण लोग होते थे वो जो रिकॉर्ड रखते थे उसके बारे में हमें जानकारियाँ नहीं है। सो व्हाट डू डेट्स मीन, डेट का मतलब क्या होता है। अब हमको तिथियों का मतलब क्या होता है इसके बारे में हमको समझना है। अगर आपसे कोई तिथि के विषय में पूछता है तो शायद क्या होता है कि उस दिन की तिथि या माह या वर्ष, जैसे 2000 या 2005, इस तरह का कोई है ना, इस तरह का कोई वर्ष आप बताएंगे। यह वर्ष की गणना क्या होता है, कैसे किया जाता है। अब सवाल होता है कि वर्ष की गणना कैसे किया जाता है। क्वेश्चन उठेगा आपके मन में कि हाउ दिस ईयर्स आर काउंटेड फ्रॉम द डेट्स जनरली असाइंड टू द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी। कहता है कि ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से हम डेट की गणना करते हैं। सो अगर आप कहते हैं कि 2005, ठीक है, कहने का मतलब यह होता है कि ईसा मसीह के जन्म के, ठीक है, ईसा मसीह के जन्म के मतलब अगर हम बोलते हैं, मान लेते हैं 2005 यानी 2500 वर्ष, तो ईसा मसीह के जन्म के 2500 वर्ष के बाद की चर्चा कर रहे हैं। तो 2500 वर्ष अगर हम बोलते हैं तो ईसा मसीह के जन्म के बाद की चर्चा कर रहे हैं, राइट। और ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियों को किस रूप में जाना जाता है, तो ईसा मसीह के पूर्व के पहले। ठीक है, सो अब इसको हम एक आरंभिक बिंदु आप ले लेते हैं कि वर्तमान से इस तिथि से इस तिथि को हम ये बोलते हैं। सो इन दिस वीडियो यू विल कम टू नो अबाउट द डेट। अब यहाँ पर एक चीज़ चर्चा देख लीजिए। सो 2000 तो कहने का मतलब होता है 2000 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। यहाँ कह रहा है कि 2000 कहने का मतलब क्या है। सो 2000 कहने का मतलब होता है कि ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष पूर्व। ऑल डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट आर काउंटेड बैकवर्ड्स एंड यूजुअली हैव द लेटर BC। तो बैकवर्ड के लिए हम क्या करते हैं, BC का उपयोग करते हैं। ओके, एक होता है AD, एक होता है BC। ठीक है, ठीक है, तो AD और BC, यहाँ BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, राइट। In this book, we will refer to the dates going back from the present and use 2000 as our starting point, right? अब यहाँ देखिए, यहाँ कुछ समझने को मिलेगा आपको डेट्स से संबंधित। BC का मतलब होता है we have seen stands the before Christ. You will sometimes find the AD before dates, अर्थात before dates के पहले की चीज़ों को हम before AD बोलते हैं। This stands for two Latin words anno domini, meaning in the year of the Lord, अर्थात जो जीसस है उनके समय में। सो 2005 कैन ऑल्सो बी रिटन एज AD 2005, राइट, आफ्टर द बर्थ ऑफ जो उनके जीसस है उसको हम बोलते हैं AD, और बिफोर के लिए हम बोलते हैं BC। ठीक है, सो 2000 BC बोल सकते हैं, AD 2005 बोल सकते हैं। समटाइम्स CE इज यूज इंस्टेड ऑफ AD एंड BCE। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा AD और BCE के जगह पर हम लोग क्या यूज करते हैं, CE। द लेटर CE का मतलब होता है कॉमन ईरा। ठीक है, सो BCE का मतलब होता है बिफोर कॉमन ईरा। We use this term because of the Christian era is now used in the most country of the world. In India, we began using this form of dating from about 200 years ago.
एंड समटाइम्स द लेटर बीपी मीन्स का मतलब होता है बिफोर प्रेजेंट। सो ये सब सारे कुछ कॉमन वर्ड्स थे कि बीसी का मतलब क्या होता है। तो आपको दो चीज़ें जो बेसिक समझना है, बीसी और एडी। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट और एडी का मतलब होता है आफ्टर, ठीक है। तो आफ्टर मतलब उनके जन्म के बाद वाली चीज़ों को हम एडी बोलते हैं और उनके जन्म से पहले की चीज़ों को वो बीसी बोलते हैं। इतनी चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा। इतनी चीज़ें आपको जब ध्यान में आ गई तो अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं अब क्या बचा हुआ है। ओके, अब यहाँ देखिए कि किस तरीके से वी हैव सीन इंस्क्रिप्शंस आर रिटन on a hard surface. Many of these were written in several hundred years ago. All these inscriptions contain both scripts and languages. हमने देखा ही था कि स्क्रिप्ट और लैंग्वेज यूज होता है। लैंग्वेज जिसको हम बोलते हैं समझते हैं, स्क्रिप्ट जिसको हम लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप देखिए कि किस तरह से स्कॉलर ने कितना मेहनत करके उसको डिसाइफर करते हैं, ठीक है। सो इतनी आसान नहीं होता है कि उसको समझना, इस तरह से सिम्बॉलिक रूप में होता है इंस्क्रिप्शंस और उसको समझना होता है। सो ये तो था ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 1, ठीक है। सो ये आपके थे चैप्टर नंबर 1 के जो सारे चीज़ें। सो हमने चैप्टर नंबर 1 में क्या पढ़ा, कब, क्या, कब, कहाँ और कैसे को पढ़ा। सो देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन अगर है तो यहाँ हम समझ लेते हैं कि क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है। यहाँ देखिए कुछ वर्ड दिए हुए हैं, उसको भी समझ लीजिए। कीवर्ड्स में आपको क्या क्या याद रखना है, यहाँ देख लीजिए। ट्रैवलिंग को याद रखना, मैन्युस्क्रिप्ट को याद रखना है। मैन्युस्क्रिप्ट जो हाथ में, ट्रैवलिंग मतलब समझ गए एक जगह से दूसरी जगह जाने को हम ट्रैवलिंग बोलते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट जो हाथ से लिखा होता है और ये किस चीज़ पर लिखा हुआ होता था, मैन्युस्क्रिप्ट भोज के पत्र और ताम्रपत्र पर। इंस्क्रिप्शन जो हार्ड सर्विसेज पर उत्कीर्ण किया जाता था। इसमें क्या होता था, राजा का आदेश, कोई सूचना जिसको जीवन में उतार सकता है। इसके अलावा राजा के विजय यात्रा को भी हम डिस्क्रिप्शन करते हैं, राजा के लाइफ को भी इंस्क्राइब करते हैं। आपने देखा कि दो लैंग्वेज के जो इंस्क्रिप्शन थे जो कि अशोक के द्वारा बनवाया गया था, वो कहाँ से मिला था, कंधार से मिला था और वो वर्तमान में कहाँ पर है, अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान में है और उसमें ऊपर में किस भाषा में लिखा हुआ था और नीचे में किस भाषा में लिखा हुआ था, आपने देखा इसको दोनों भाषाओं को, ठीक है। सो कांधार से जो अशोक के मिले हुए थे इंस्क्रिप्शन, उसमें आपने देखा कि यूनानी और आर्मेइक नामक दो लिपियों का और भाषाओं का उपयोग होता था, ठीक है। तो आपने देखा कि ऊपर में यूनानी और नीचे में आर्मेइक शब्द का प्रयोग हुआ था। तो ये कहाँ पर था, कांधार से मिला था। उसके अलावा आर्कियोलॉजी, आपने देखा कि जो रिमेन्स, बिल्डिंग्स के रिमेन्स या कुछ ऐसे रिमेन्स जिसको कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, उसको हम आर्कियोलॉजी बोलते हैं। हिस्टोरियन जो अतीत के बारे में जानते हैं उसको हिस्टोरियन बोलते हैं। और जैसे मैन्युस्क्रिप्ट या इंस्क्रिप्शन, ये सब चीज़ें हैं जो उसके सोर्स होते हैं, या बुक्स, ये सब क्या होता है, सोर्स, उसको हम स्रोत बोलते हैं। डिसाइफरमेंट क्या होता है, डिसाइफरमेंट मतलब होता है किसी चीज़ों को पढ़ना, जो लिखा हुआ चीज़ है उसको पढ़ने को हम बोलते हैं डिसाइफरमेंट। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गया। ओके, अब यहाँ देखिए कि नर्मदा, कुछ क्वेश्चन दिया हुआ कि मैच द फॉलोइंग्स। नर्मदा वैली, ठीक है। मगधा, तो मगधा आपने देखा था कि मगध क्या था, बताइए। अब यहाँ कुछ मिलान करने की चीज़ें हैं, इसको आप मिलान कर लीजिएगा। चलिए मैं मिला ही देता हूँ, पर कोई बर्डन नहीं रखता हूँ। यहाँ देखिए नर्मदा वैली, तो नर्मदा वैली में आपने क्या देखा, नर्मदा वैली में आपने देखा कि सबसे पहले हंटिंग और गैदर जो होता था नर्मदा वैली अर्थात नर्मदा रिवर के पास होता था। तो इसका मिलान क्या हो जाएगा, हंटिंग एंड गैदरिंग से। उसके बाद आपने देखा था मगध, तो सबसे पहले आपने देखा था कि जो बिग किंगडम था गंगा नदी के उत्तर में, ठीक है, गंगा नदी के दक्षिण में, नॉट उत्तर में, गंगा नदी के दक्षिण में जो सेटलमेंट हुआ था उसको हम क्या बोलते थे, मगधा बोलते थे। और वहीं पर सबसे पहले बिग किंगडम फ्लोरिश हुआ था। उसके बाद गारो हिल्स, नॉर्थ ईस्ट में आपने देखा तो इज देयर एनी वेयर नॉर्थ ईस्ट, चलिए नॉर्थ ईस्ट नहीं है तो गारो हिल्स का क्या है, अर्ली एग्रीकल्चर के बारे में हम जानते थे कि सबसे पहले अर्लियर एग्रीकल्चर जो था वो गारो हिल्स में था। उसके बाद आपने क्या देखा, इंडस एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज। तो इंडस और ट्राइब्यूटरीज कौन था, इंडस एंड ट्राइब्यूटरीज जो था जहां पर सबसे पहले सिटीज का डेवलपमेंट हुआ। तो इंडस एंड ट्राइब्यूटरीज हो जाएगा द फर्स्ट सिटीज डेवलप ऑन द रिवर इंडस एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज। उसके बाद आपने को देखना है कि गंगा वैली, तो गंगा वैली किस लिए फेमस था, द सिटीज अबाउट 2500 ईयर्स अगो दैट डेवलप इज नोन एज द गंगा वैली के आसपास ही हुआ था। तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी। तो आज के इस चैप्टर में बस इतना ही। धन्यवाद। आपको यह हमारा प्रयास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे जरूर बताइए। फिर मिलते हैं चैप्टर नंबर 2 के साथ। तो एनसीईआरटी की पूरी चैप्टर आपको कराई जाएगी क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक। तो बने रहें, इस चैनल से जुड़ें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें इस लिंक को, ताकि उनको भी फ़ायदा मिले। धन्यवाद।